जब हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है? हमारा ध्यान अक्सर उत्तर के बड़े बड़े साम्राज्यों पर चला जाता है। लेकिन आज हम अपना रुख दक्षिण की तरफ करेंगे, एक ऐसी जमीन पर जहां 3 शक्तिशाली ताजों ने सदियों तक हुकूमत की। तो सवाल ये उठता है कि ये चेर, चोल और पांड्य ये थे कौन? ये सिर्फ नक्शे पर लिखे कुछ नाम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के कह सकते हैं मेन कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए साथ मिलकर उनकी दुनिया के राज खोलते हैं। अब देखिए, किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह को समझना जरूरी होता है जहां वो कहानी घटी। इन साम्राज्यों की दुनिया को जानने के लिए हमें उस जमीन को समझना होगा जिसे वे अपना घर कहते थे। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा इलाका जो उत्तर में विंध्य की पहाड़ियों से शुरू होकर भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। यह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक जीती जागती धड़कती हुई दुनिया थी जिसे हम प्राचीन दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। लेकिन उस जमाने के लोगों के लिए यह पूरा इलाका एक जैसा नहीं था। उन्होंने इसे 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट रखा था। उत्तर में तुंगभद्रा नदी तक का जो इलाका था उसे कहते थे दक्षिणापथ, मतलब दक्षिण का रास्ता। पर हमारी कहानी तो इससे भी और दक्षिण में है, सुदूर दक्षिण में, ठीक उसी जगह जहां हमारे इन 3 ताजों का राज था। तो सवाल यह है कि हम इन साम्राज्यों के बारे में आखिर जानते कैसे हैं? उनके महल तो कब के धूल में मिल चुके हैं। जवाब छिपा है पुराने ग्रंथों में। ये समय के पार से आती हुई कानाफूसियों की तरह हैं, जो हमें इस कहानी के बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ने में मदद करती हैं। देखिए, सबूत हमें धीरे धीरे मिलते हैं। हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में एक दक्षिणी रास्ते का जिक्र मिलता है। फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक महान व्याकरणविद हुए कात्यायन, जो हमें पहली बार ये नाम बताते हैं चोल, चेर और पांड्य। एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज तो इतना इंप्रेस हुआ कि उसने एक शक्तिशाली पांड्य साम्राज्य के बारे में लिखा जिस पर एक रानी का शासन था। और आखिर में महान संगम महाकाव्य उनकी दुनिया को इस तरह से जिंदा कर देते हैं कि हमें उनकी संस्कृति और जीवन की एक गहरी झलक मिलती है। और ये कोई लोकल गॉसिप नहीं थी कि बस वहीं के लोग जानते थे। नहीं, इनकी शोहरत तो पूरी दुनिया में फैली हुई थी। सोचिए, महान रणनीतिकार चाणक्य ने भी अपने मशहूर ग्रंथ अर्थशास्त्र में पांड्य राजधानी मदुरई की तारीफ की है, उसके मोतियों और बढ़िया कपड़ों के लिए। उनकी दौलत और कारीगरी इतनी मशहूर थी कि उसने इतिहास की सबसे बड़ी किताबों में से एक में अपनी जगह बनाई। तो ठीक है, अब जब हमने स्टेज सेट कर लिया है तो चलिए एक एक करके इन 3 महान शासकों से मिलते हैं। अपनी यात्रा हम शुरू करेंगे पश्चिम से, मालाबार तट पर बसे चेरों के साथ। चेरों का राज था आज के केरल की हरी भरी जमीन पर। उनका दबदबा था मालाबार तट पर, जो उस जमाने में एक बहुत ही हलचल भरा, मतलब बिजी गेटवे था। यहीं से भारत की दौलत दुनिया से मिलती थी, खासकर ताकतवर रोमन साम्राज्य के साथ होने वाले फायदेमंद व्यापार के जरिए। तो चेरों के बारे में खास बातें क्या हैं? देखिए, उनकी शुरुआती राजधानी थी वांजी, जो व्यापार का एक बड़ा सेंटर था। उनके सबसे मशहूर राजा थे महान सेनगुट्टुवन, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से लाल चेर भी कहते थे। और उनकी ताकत का राज वो था मसालों का व्यापार, खासकर रोम के साथ, जिसने उन्हें बेहिसाब दौलत और रुतबा दिया। चलिए अब पश्चिम के तटों को पीछे छोड़कर हम प्रायद्वीप के दूसरी तरफ चलते हैं, पूरब के उपजाऊ मैदानों की ओर, जहां हमारी मुलाकात होगी दूसरी महान शक्ति चोलों से। चोलों ने अपना साम्राज्य बसाया था कोरोमंडल तट पर, उपजाऊ कावेरी नदी के डेल्टा के ठीक बीच में। ये इलाका उनके साथ ऐसा जुड़ गया कि आज भी इसे चोल मंडलम के नाम से जाना जाता है, मतलब चोलों की धरती। उनकी जो शुरुआती राजधानी थी उरैयूर, वो सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक बहुत बड़े टेक्सटाइल उद्योग का धड़कता हुआ दिल था, जहां बेहतरीन कपड़े बनते थे। और उनके सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे करिश्माई करिकाल, जो एक विजनरी बिल्डर थे। कहा जाता है कि उन्होंने ही पोहार जैसा बड़ा बंदरगाह शहर बनवाया, जो दुनिया भर के जहाज़ों को अपनी ओर खींचता था। और अब हमारी यात्रा हमें ले जाती है दक्षिण के बिल्कुल आखिरी छोर पर, जहां हम मिलेंगे तीसरी और आखिरी महान शक्ति से, पांड्यों के राज में। पांड्यों का शासन था सुदूर दक्षिण पर, और उनका दबदबा ताम्रपर्णी नदी की उपजाऊ घाटी के आसपास था।
लेकिन पूरी दुनिया में वो मशहूर थे एक ऐसे खजाने के लिए जो उनके तटों से दूर गहरे पानी में मिलता था, मोती। ये सिर्फ गहने नहीं थे, ये उस जमाने में ताकत और रुतबे की निशानी थे। उनकी पहली राजधानी कोरकई इसी मोती के व्यापार का सेंटर थी। बाद में वो मशहूर शहर मदुरई में शिफ्ट हो गए, जो ज्ञान और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बना। उनके शक्तिशाली राजा नेदुंजेलियन ने एक बहुत बड़े इलाके पर राज किया, लेकिन व्यापार और जंग से भी बढ़कर पांड्यों की सबसे बड़ी विरासत शायद साहित्य को उनका संरक्षण देना था। उन्होंने मशहूर तमिल संगमों की मेजबानी की, मतलब लिटरेरी असेंबलीज, जिनसे दक्षिण भारत की कुछ सबसे बेहतरीन कविताएं और महाकाव्य निकले। और इन्हीं संगम महाकाव्यों में से एक शिलप्पादिकारम हमें राजा नेदुंजेलियन की एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनाता है। एक दुखद गलती में वो कोवलन नाम के एक बेकसूर व्यापारी को मौत की सजा दे देते हैं। कोवलन की पत्नी कन्नगी दरबार में एक तूफान की तरह आती है और अपने पति की बेगुनाही साबित कर देती है। अपनी भयानक गलती का एहसास होने पर राजा अपने ही सिंहासन पर सदमे और अपराध बोध से दम तोड़ देता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये न्याय और एक शासक की भारी जिम्मेदारी पर एक बहुत ही पावरफुल कमेंट्री है। तो ये जो चेर, चोल और पांड्य थे, ये सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, वो एक तरह के कॉम्प्लेक्स डांस में बंधे हुए थे। सदियों तक उनकी किस्मत जंग, बदलते हुए गठबंधनों और व्यापार के जरिए एक दूसरे से जुड़ी रही। उन्होंने एक दूसरे से लड़ाइयां की, एक दूसरे के यहाँ शादियां की और एक दूसरे के साथ व्यापार भी किया, जिससे दक्षिण भारत में एक इनक्रेडिबली डायनामिक और हमेशा बदलता हुआ पॉलिटिकल लैंडस्केप बना। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है। उनके साम्राज्य तो खैर अब नहीं रहे, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। आज के दक्षिण भारत की वाइब्रेंट संस्कृति में, उसकी भाषाओं में, उसकी गहरी पहचान में हमें इन 3 महान ताजों की गूंज कहां-कहां सुनाई देती है। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है, वो बस एक नए रूप में आज भी जारी है।